सो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, मैं आज आपको हमारा सेकंड चैप्टर, जो कि इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको यहाँ तक पढ़ा दिया था, ठीक है, तो उसके आगे का हम आज पढ़ने वाले हैं। तो हमने ये पादप जगत में लाकर छोड़ा था। यदि आपने हमारी उस वीडियो को नहीं देखा तो आप उससे जाकर देख ले, तभी आपको आगे का जो है समझ में आएगा। तो चलिए हम बढ़ते हैं हमारे पादप जगत की ओर। पादप जगत, जिसे हम प्लांटी किंगडम भी कहते हैं, क्या कह रहा है इसके बारे में देखते हैं। पादप जगत में वे सभी जीव आते हैं पादप जगत में वे सभी जीव आते हैं जो कि यूकैरियोटिक होते हैं। आपको ये याद रखना है कि जो यूकैरियोटिक्स होते हैं वो पादप जगत में आते हैं, ठीक है, और जिनमें क्लोरोफिल होते हैं, और इनमें यूकैरियोटिक्स के साथ साथ इनमें क्लोरोफिल भी पाया जाता है। ऐसे जीवों को पादप कहते हैं, ठीक है। ऐसे जीवों को क्या कहा जाता है? पादप कहा जाता है। इनमें से कुछ पादप जैसे कीड़भक्षी पौधे तथा परजीवी आंशिक रूप से विषमपोषी होते हैं। इनमें से जो कुछ पादप होते हैं, जैसे कि हम देखें कीड़भक्षी पौधे या फिर परजीवी, तो वो आंशिक रूप से विषमपोषी होते हैं, ठीक है। ब्लेडर वर्ड्स तथा वीनस फ्लाई ट्रैप्स की कीड़भक्षी पौधे के, और अमरबेल आपने सुना ही होगा, बहुत फेमस नाम है, ठीक है। अमरबेल जो है परजीवी का उदाहरण है, ठीक है। तो आपको ये नाम याद रखना है कि ब्लेडर बर्ड तथा वीनस फ्लाई ट्रैप कीटभक्षी पौधे के, और अमरबेल जो है क्या है, परजीवी का उदाहरण है, ठीक है। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति होती है जो सेल्यूलोज की बनी होती है। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है जो कि काय की बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है। आपको ये लक्षण जो है मुख्य है, तो आपको ये याद रखना है। ये मतलब एनसीईआरटी है, तो मतलब आपको हर एक लाइन को अच्छे से पढ़ना है केयरफुली, ठीक है। और जो जिनमें मैंने अंडरलाइन किया है उन्हें आपको खास बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए देखते हैं। और इसकी संरचना के बारे में विस्तृत विवरण हम अध्याय 3 में पढ़ेंगे। हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है हम उसमें इसका विस्तृत वर्णन पढ़ेंगे, ठीक है। प्लांटी जगत में शैवाल, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म तथा एंजियोस्पर्म आते हैं, जो कि हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे। पादप के जीवन चक्र में दो सुस्पष्ट अवस्थाएं द्विगुणित बीजाणु उद्भिद तथा अगुणित युग्मोद्भिद होता है, ठीक है। पादप के जीवन चक्र में दो सुस्पष्ट अवस्थाएं द्विगुणित बीजाणु उद्भिद तथा अगुणित युग्मोद्भिद होते हैं। इन दोनों में पीढ़ी एकांतर होता है, होता है, ठीक है। मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, ठीक है। विभिन्न प्रकार के पादप वर्गों में अगुणित तथा द्विगुणित प्रवस्थाओं की लंबाई और ये प्रवस्थाएं मुक्तजीवी हैं अथवा दूसरों पर निर्भर करती हैं, ठीक है, के अनुसार विभिन्न होती हैं। युग्मनज 2n में मियोसिस विभाजन के द्वारा अगुणित n बीजाणु बनते हैं। युग्मनज 2n में मियोसिस प्रक्रिया के दौरान, जैसे ये 2 है, ठीक है, तो मियोसिस विभाजन के दौरान अगुणित बीजाणु बनते हैं। ये बीजाणु फिर से जो है अंकुरित होकर युग्मकोद्भिद बनाते हैं। युग्मक नर या मादा, जिसे हम कहें, ठीक है, नर तथा मादा युग्मोद्भिद पर बनते हैं, जो संलयित होकर पुनः द्विगुणित युग्मनज बनाते हैं। युग्मनज से बीजाणु उद्भिद विकसित होता है। युग्मनज से क्या होता है? बीजाणु उद्भिद जो है विकसित होता है। इस प्रक्रम को क्या कहा जाता है? तो इस प्रक्रम को संतति एकांतरण कहा जाता है। ये इसकी डेफिनेशन है, तो आपको ये याद रखना है यहाँ से युग्मक से लेके, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे जंतु जगत, जिसे हम एनिमेलिया किंगडम भी कहते हैं, ठीक है। इस जगत के जीव विषमपोषी यूकैरियोटिक्स होते हैं। इस जगत के जो जीव होते हैं वो विषमपोषी यूकैरियोटिक होते हैं, ठीक है, जो बहुकोशिक हैं और उनकी कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती। आपको ये याद रखना है कि इनकी जो कोशिका है उसमें कोशिका भित्ति जो है नहीं पाई जाती है, ठीक है। ये मुख्य लक्षण है, आपको ये याद ही रखना है। ये भोजन के लिए परोक्ष तथा अपरोक्ष रूप से पौधों पर निर्भर करते हैं। इनको यदि भोजन की आवश्यकता है तो ये पौधों पर निर्भर करेंगे, ठीक है। ये अपने भोजन को एक आंतरिक गुहिका में पचाते हैं। ये अपने भोजन को काय में पचाते हैं? तो आंतरिक गुहिका में पचाते हैं, और भोजन को ग्लाइकोजन अथवा वसा के रूप में संग्रहण करते हैं।
और भोजन को ग्लाइकोजन अथवा वसा के रूप में संग्रहण करते हैं। इनमें जो प्राणी होते हैं वो संपोषण अर्थात भोजन का अंतर्ग्रहण करना होता है। उनमें वृद्धि का एक निर्दिष्ट पैटर्न होता है और वे एक पूर्ण वयस्क जीव बन जाते हैं जिसकी सुस्पष्ट आकृति तथा माप होती है। उच्च कोटि के जीवों में विस्तृत संवेदी तथा तंत्रिका प्रेरक क्रियाविधि विकसित होती है। उच्च कोटि के जीवों में विस्तृत संवेदी तथा तंत्रिका प्रेरक क्रियाविधि जो क्या है विकसित होती है। इनमें से अधिकांश चलन करने में सक्षम होते हैं। इनमें से जो अधिकांश है वो चलन करने में सक्षम होते हैं। लैंगिक जनन नर तथा मादा के संगम से होता है। लैंगिक जनन नर तथा मादा के संगम से होता है और बाद में उसमें भ्रूण का विकास होता है। बाद में क्या है उसमें जो है भ्रूण का विकास होता है। संघ के विभिन्न मुख्य अभिलक्षणों का विस्तृत वर्णन हम अध्याय 4 में करेंगे। ठीक है, तब तक हम आगे देख लेते हैं। विषाणु या फिर हम जिसे वायरस कहते हैं, ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। विटेकर द्वारा सुझाए 5 जगत वर्गीकरण में लाइकेन व अकोशिक जीवों जैसे वायरस, वायराइड तथा प्रियॉन का उल्लेख नहीं किया गया है। इनका संक्षिप्त परिचय नीचे दिया गया है। ठीक है, देख लेते हैं। हम सभी कभी न कभी जुकाम अथवा फ्लू से ग्रस्त होते हैं। क्या आप जानते हैं कि इसका वायरस कैसे प्रभावित करता है? वायरस का नाम वर्गीकरण में नहीं है क्योंकि वास्तविक जीवन नहीं है। यदि हम यह मानते हैं कि सजीवों की कोशिका संरचना होती है, वायरस अकोशिक जीव है जिनकी संरचना सजीव कोशिका के बाहर रवेदार होती है। जिनकी जो संरचना है वो सजीव कोशिका के बाहर रवेदार होती है। एक बार जब ये कोशिका को संक्रमित कर देते हैं तब ये मेजबान कोशिका की मशीनरी का उपयोग अपनी प्रतिकृति बनाने में करते हैं। ठीक है, और मेजबान को मार देते हैं। मतलब कोई जो इंसान है, हम इसको फिर से देखते हैं, तब ये मेजबान कोशिका की मशीनरी का उपयोग अपनी प्रतिकृति बनाने में करते हैं। ठीक है, और जो मेजबान रहता है उसे मार देते हैं। क्या आप वायरस को सजीव अथवा निर्जीव कहेंगे? देखते हैं आगे। उसको पहले हम ये चित्र देख लेते हैं क्या है। ये जो चित्र है ये जीवाणु भोजी का है। ठीक है, ये देख सकते हैं। और ये वाला जो आप ये फर्स्ट वाला जो चित्र देख रहे हैं, डायग्राम देख रहे हैं, वो टोबैको मोज़ेक वायरस TMB का है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इनकी संरचना ऐसी रहती है और ये जीवाणु भोजी का डायग्राम है। ये आप जो ये देख रहे हैं ये RNA है और ये जो आप देख रहे हैं ये वाली जो संरचना है, ठीक है, ये क्या है? कैप्सिड है। ये क्या है? कैप्सिड है। ठीक है, तो ये क्या है? TMB है। ठीक है, TMB का वायरस है ये। हम वहीं देखें जीवाणु भोजी को, तो ये है फर्स्ट ऊपर में जो दिया है इसे हम शीर्ष बोलेंगे। ये यहाँ पे मिड में जो दिख रहा है हम इसे कॉलर बोलेंगे। ये जो गोल गोल आपको आकृति दिख रही है रिंग के समान, इसे हम अक्षत बोलेंगे। ठीक है, और ये जो आपको तंतु के समान कुछ दिख रहा है इसे हम क्या बोलते हैं? तंतु पुच्छ बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो है काय की संरचना है? जीवाणु भोजी की संरचना है। चलिए देखते हैं आगे। वायरस का अर्थ विष अथवा विषैला तरल है। ठीक है, वायरस का अर्थ क्या है? विष अथवा विषैला तरल। डिमित्री इवानोवस्की 1892 ने तंबाकू के मोज़ेक रोग से रोगाणुओं की पहचान की थी। ठीक है, रोगाणुओं को पहचाना था जिन्हें वायरस नाम दिया गया। आपको ये याद रखना है कि जो डिमित्री इवानोवस्की थे उन्होंने तंबाकू के मोज़ेक रोग के रोगाणुओं को पहचाना था जिन्हें वायरस नाम दिया था। ठीक है, इनका माप बैक्टीरिया से भी छोटा था। यदि इनका साइज देखें तो ये बैक्टीरिया से भी क्या थे? अति सूक्ष्म थे। ठीक है, इससे भी ज्यादा क्या थे? छोटे थे, क्योंकि ये बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से भी निकल गए थे। क्योंकि ये बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर जो है उससे भी निकल गए थे। ठीक है, MW
बेजेरिनेक 1898 ने पाया कि संक्रमित तंबाकू के पौधों का रस स्वस्थ तंबाकू के पौधे को भी संक्रमित करने में सक्षम है। ठीक है, इन्होंने क्या पाया, MW बेजेरिन ने क्या पाया कि संक्रमित तंबाकू के पौधे का रस जो है वो स्वस्थ तंबाकू के पौधे को भी संक्रमित कर सकता है। ठीक है, उन्होंने इस रस या इस तरल को कंटेजियम वाइनम फ्लूइडियम संक्रामक जीवित तरल कहा। ठीक है, क्या कहा, संक्रामक जीवित तरल कहा। WM स्टानले 1935 ने बताया कि वायरस को रवेदार बनाया जा सकता है, कि वायरस को क्या बनाया जा सकता है, रवेदार बनाया जा सकता है। और इस रवे में मुख्यतः प्रोटीन होता है। आपको ये याद रखना है कि इस रवे में मुख्यतः क्या पाया जाता है, इसमें प्रोटीन पाया जाता है। वे अपनी विशिष्ट मेजबान कोशिका के बाहर निष्क्रिय होते हैं। ये मेजबान कोशिका के बाहर निष्क्रिय होते हैं, मतलब कि कोई क्रिया नहीं कर सकते। वायरस अविकल्पी परजीवी है। वायरस क्या है, अविकल्पी परजीवी है। वायरस में प्रोटीन के अतिरिक्त अनुवांशिक पदार्थ भी होता है, जैसे DNA, RNA। ठीक है, वायरस में प्रोटीन के अलावा अनुवांशिक पदार्थ भी होता है, जो RNA अथवा DNA हो सकता है। ठीक है, अनुवांशिक पदार्थ RNA या DNA। किसी भी वायरस में RNA तथा DNA दोनों नहीं होते। आपको ये भी याद रखना है कि कोई भी वायरस है उसमें RNA या DNA दोनों नहीं होते। वायरस केंद्रक प्रोटीन या हम जिसे न्यूक्लियो प्रोटीन कहते हैं, और इसका अनुवांशिक पदार्थ संक्रामक होता है। प्रायः सभी पादप वायरस में एक लड़ी वाला RNA होता है। प्रायः सभी पादप वायरस में एक लड़ी वाला, मतलब ये देख सकते हैं, एक लड़ी वाला RNA होता है। और सभी जंतु वायरस में एक अथवा दोहरी लड़ी वाला RNA अथवा DNA होता है। मतलब कि पादप वायरस में सिर्फ एक लड़ी वाला RNA होता है, और बाकी सभी जंतु वायरस में दोहरी, एक भी मतलब कि एक अथवा दोहरी लड़ी वाला RNA और DNA, मतलब एक वाला भी, एक लड़ी वाला भी होता है और दो लड़ी वाला भी RNA या DNA होता है। ठीक है, बैक्टीरियल वायरस अथवा जीवाणुभोजी बैक्टीरियोफेज आवरण वायरस जो बैक्टीरिया का संक्रमण करता है ना, प्रायः दोहरी लड़ी वाले DNA वायरस होते हैं। प्रायः क्या होते हैं, दोहरी लड़ी वाले, मतलब कि ऐसे दो लड़ी वाले DNA वायरस होते हैं। प्रोटीन के आवरण अस्तर, जिसे हम कहेंगे, प्रोटीन का आवरण को कैप्सिड कहते हैं। प्रोटीन के आवरण को क्या कहेंगे, हम कैप्सिड कहेंगे। और यह छोटी छोटी उप इकाइयों, जिन्हें पैटी कोशिक या कैप्सोमियर कहते हैं, से मिलकर बनता है। किससे मिलकर बनता है, कैप्सोमियर से मिलकर बनता है। कैप्सिड न्यूक्लिक एसिड को संरक्षित करता है। कैप्सिड न्यूक्लिक एसिड को संरक्षित करता है। ये पेटिकांशक कुंडलिनी अथवा बहुफलक ज्यामिति रूप से लगे रहते हैं। वायरस में मम्पस, चेचक, हर्बीज तथा इन्फ्लुएंजा नामक रोग हो जाते हैं। मनुष्यों में एड्स भी वायरस के कारण ही होता है। मनुष्य में जो एड्स रोग होता है वो भी वायरस के कारण ही होता है। ठीक है, पौधों में मोज़ेक बनना, पत्तियों का मुड़ना, कुंचन, पीला होना तथा सिरा स्पष्टता बोना तथा अवरुद्ध वृद्धि होना इसके लक्षण हैं। देख सकते हैं आप, इसके लक्षण हैं। ठीक है, अब आगे देखेंगे वायराइड्स को समझेंगे। सन 1971 में टीओ डाइनर ने एक नया संक्रामक कारक खोजा जो वायरस से भी छोटा था। ठीक है, टीओ डाइनर, आपको ये नाम याद रखना है। टीओ डाइनर ने सन 1971 में एक नया संक्रामक कारक खोजा जो वायरस से भी छोटा था, जिसके कारण पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर नामक रोग होता है। पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर नामक रोग होता है। ठीक है, ये आपको ये रोग का नाम भी याद रखना है। वायराइडों में RNA तथा प्रोटीन आवरण जो वायराइड में पाए जाते हैं उनका अभाव होता है, मतलब इसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता, प्रोटीन आवरण नहीं पाया जाता, इसीलिए ये वायराइड के नाम से जाने जाते हैं। यही कारण है कि ये वायराइड्स के नाम से जाने जाते हैं। वायराइड के RNA का आणविक भार कम था। वायराइड के जो RNA था
उनमें उनका जो आणविक भार था वो क्या था, कम था। ठीक है, तो ये था वायराइड। ठीक है, अब हम नेक्स्ट समझेंगे प्रियॉन्स को या प्रोंसक। आधुनिक चिकित्सा में कुछ संक्रामक न्यूरोलॉजिकल बीमारियां असामान्य रूप से फोल्ड प्रोटीन वाले कारकों द्वारा प्रेषित पाई गई। इन कारकों का आकार वायरस के आकार के समान था। इन कारकों का जो आकार था वो वायरस के समान था, मतलब प्रियॉन्स का जो आकार था वो वायरस के आकार के समान था। इन कारकों को प्रोशंक कहा गया। इन कारकों को क्या कहा गया, प्रोशंक कहा गया, प्रोशंक या प्रियॉन्स कहा गया। ठीक है, प्रोशंक द्वारा प्राणियों में होने वाली सबसे उल्लेखनीय बीमारी बोबाइन स्पंजिफॉर्म एन्सेफेलोपैथी है। ठीक है, प्रोशंक द्वारा प्राणियों में होने वाली सबसे उल्लेखनीय बीमारी आपको याद रखना है, क्या है, बोबाइन स्पंजिफॉर्म एन्सेफेलोपैथी है, जिन्हें आमतौर पर मवेशियों में मेंढकाऊ रोग कहा जाता है। मवेशियां जैसे गाय हो गई, भैंस हो गई, ठीक है, उसमें मेंढकाऊ रोग इसे कहा जाता है। मनुष्यों में इसका सामान्य प्रकार CR जेकब रोग होता है। मनुष्य में जो इसका सामान्य प्रकार है वो CR जेकब रोग होता है। ठीक है, तो ये था अपना प्रियॉन्स। अब हम नेक्स्ट समझेंगे लाइकेन। लाइकेन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसे अच्छे से पढ़ना है। देख लेते हैं। लाइकेन शैवाल तथा कवक के सहजीवी सहवास अर्थात पारस्परिक उपयोगी सहवास है। लाइकेन शैवाल तथा कवक का सहजीवी है। ठीक है, शैवाल घटक को शैवालांश तथा कवक के घटक को माइक्रोबायलेंट कहते हैं। शैवाल घटक को शैवालांश तथा कवक के घटक को माइक्रोबायलेंट या कवकांश कहते हैं, जो क्रमशः स्वपोषी तथा परपोषी होते हैं। ये क्रमशः स्वपोषी तथा परपोषी दोनों होते हैं। शैवाल कवक या फिर हम फंजाई कह सकते हैं जिसे, के लिए भोजन संश्लेषित करता है। शैवाल कवक के लिए, मतलब जो शैवाल है वो कवक के लिए भोजन को संश्लेषित करता है और कवक शैवाल के लिए आश्रय देता है, और जो कवक है वो शैवाल के लिए आश्रय देता है। मतलब जो शैवाल है इसके लिए कवक के लिए खाना संश्लेषित करती, भोजन संश्लेषित करती है, और कवक शैवाल को उसके बदले में आश्रय प्रदान करता है। ठीक है, तथा खनिज एवं जल का अवशोषण करता है। तथा खनिज एवं जल का भी ये अवशोषण करता है। इनका सहवास इतना घनिष्ठ होता है कि यदि प्रकृति में लाइकेन को देख लें तो यह अनुमान लगाना असंभव है कि इनमें दो विभिन्न जीव हैं। मतलब यदि हम प्रकृति में लाइकेन को देखें तो हम ये अनुभव नहीं कर सकते कि ये जो है दो विभिन्न जीव हैं। ठीक है, लाइकेन प्रदूषण के बहुत अच्छे संकेतक हैं। लाइकेन प्रदूषण के बहुत अच्छे संकेतक हैं। वे प्रदूषित क्षेत्रों में नहीं उगते, मतलब जहाँ प्रदूषित क्षेत्र है वो वहाँ पे नहीं उगते, ये साफ सुथरी जगह में उगते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का सेशन। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो है, मतलब जो आज का जो चैप्टर है वो ख़त्म हो गया है। अब हम जो नेक्स्ट क्लास लाएंगे उसमें हम आपको नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए हम आपसे लेते हैं अलविदा। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो उसे लाइक ज़रूर करें। और फ्रेंड्स, एक बात तो और बोलनी थी कि यदि आपको वैकेंसी से रिलेटेड जानकारी चाहिए तो उसके लिए भी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपको इसमें वैकेंसी से रिलेटेड जानकारी भी देते हैं। प्लस आप हमारे टेलीग्राम चैनल में भी ऐड हो जाइए, मैं आपको इसमें इसका PDF आपको जो है दे दूँगी। ठीक है, तब तक के लिए चलते हैं। धन्यवाद फ्रेंड्स, जो आप हमारे वीडियो में अंत तक बने रहे उसके लिए। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।